नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन लाहौरकी। प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। जी हाँ, ये समझने वाली बात है कि किसी मंत्री को इस समय शिक्षा मंत्री नहीं बनाया गया है, बल्कि प्रहलाद जोशी जिनके पास पहले से ही अपना उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मंत्रालय है, उनको ये अतिरिक्त शिक्षा विभाग सौंपा गया है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह जो मानी जा रही है यही है कि इस बार मोदी सरकार किसी भी प्रकार का जोखिम शिक्षा के क्षेत्र में नहीं लेना चाहती। जी हाँ, और बड़े सोच समझ के अब ये डिसीजन लिया जाएगा कि कौन नया शिक्षा मंत्री होगा जो युवा है, जो जेनजी है, उनके घरों, उनके दिलों तक पहुंचेगा, उनकी बात को समझेगा और जो इस तरह की प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं और सरकार जिनको टैकल करने में कहीं ना कहीं विफल हो रही है, उसको सफलता नहीं मिल रही है, तो नए शिक्षा मंत्री का चुनाव इस बार बहुत ही सोच समझ कर किया जाएगा। और जैसे कि चर्चाएं पिछले दिनों यह भी थी कि पहले शिक्षा मंत्रालय जो था पूरी तरह से आरएसएस के अंडर में था। जो भी नीतियां बनती थी, जो भी डिसीजन होते थे, उस पर काफी हद तक आरएसएस कंट्रोल करता था। लेकिन पिछले कुछ समय से जो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, छात्रों में असंतोष है, एनसीईआरटी के सिलेबस को लेकर कई बार विवाद हो चुका है। उन सबको लेकर सरकार ने सुनने में जो आया है कि आरएसएस के हाथों से शिक्षा मंत्रालय का जो कार्यभार है, जो नीतियां डिसाइड करने में उनका रोल रहता था, वो काफी हद तक अपने हाथों में लिया। और यही कारण है प्रहलाद जोशी जो आरएसएस के ही एक बहुत ही प्रमुख नेता माने जाते हैं, उनको ये अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, उनको फुल फ्लैश गद्दी नहीं सौंपी गई है। और ये क्यों किया गया, क्यों शिक्षा मंत्री नियुक्त नहीं किया गया और क्यों मोदी सरकार चाह रही है कि बहुत ही सोच समझकर शिक्षा मंत्रालय इस बार किसी को सौंपा जाए, क्योंकि शिक्षा का जो रिकॉर्ड है एनडीए के कार्यकाल में वो ठीक नहीं रहा है। जी हाँ, ये बहुत ही अहम बात है कि 12 साल में, मोदी सरकार के 12 साल में 4 शिक्षा मंत्री बदले जा चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान चौथे शिक्षा मंत्री थे जिनको इस्तीफा देना पड़ा। 12 साल में, मतलब आप सोचिए कि कोई भी शिक्षा मंत्री अपने 5 साल या 4 साल का टेन्योर जो एक होता है, जो 3 साल भी कह लीजिए, उसको पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि कोई ना कोई विवाद के चलते शिक्षा मंत्री को जाना ही पड़ा। तो ऐसा क्या है कि एनडीए सरकार और सभी फ्रंट पर अच्छा कर रही है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में क्यों वो पिछड़ रही है? और इस पेपर लीक के, नीट के जो पेपर लीक हुआ और उसके बाद जो जेनजी का गुस्सा सड़कों पर आया, उसको लेकर मोदी सरकार शायद पूरी तरह से जाग गई है और उसको बिल्कुल लग रहा है कि शिक्षा को कतई इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्रालय है। जैसे आपके और मंत्रालय इंपॉर्टेंट है, चाहे होम मिनिस्ट्री हो, चाहे फॉरेन मिनिस्ट्री हो, चाहे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो, इसको साथ साथ जो शिक्षा मंत्रालय है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश के युवाओं का भविष्य यही मंत्रालय जो है डिसाइड करता है, इसकी नीतियां। तो 4 मंत्रियों की हमने यहाँ बात करी है, तो हम थोड़ा बहुत उनके बारे में जरूर बताएंगे कि सबसे पहले स्मृति ईरानी को शिक्षा जो है मंत्री बनाया गया था। और याद कीजिए, स्मृति ईरानी का दौर जो था, शुरुआत के दिनों थे मोदी सरकार के, लेकिन स्मृति ईरानी के जो कई फैसले थे उसकी तारीफ हुई थी। जी हाँ, कुछ ऐसे फैसले थे जिसको लेकर के स्मृति ईरानी की तारीफ हुई थी। सबसे बड़ा फैसला उन्होंने लिया था कि जो 4 साल का कार्यकाल, जो एक टेन्योर कर दिया गया था जो डिग्री का डीयू में, उसको स्मृति ईरानी ने वापस 3 साल का किया। जी हाँ, इसको लेकर छात्र डिमांड भी कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले जो सरकार थी उसने 4 साल का कार्यकाल करा था, लेकिन छात्र बहुत इसका विरोध कर रहे थे और स्मृति ईरानी ने इसको 3 साल का किया। तो इसको लेकर उसकी काफी तारीफ हुई थी। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जी हाँ, जो देश भर के इंस्टीट्यूट हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से उनको रैंकिंग देने का जो सिस्टम है वो स्मृति ईरानी ने शुरू किया, तो एक अच्छा कदम था। लेकिन स्मृति ईरानी विवादों में आई, क्योंकि वो कुछ मीडिया में कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़कर बोलती थी। और उसके बाद 2016 में जेएनयू में जो प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद हैदराबाद में जो छात्र थे, रोहित वेमुला छात्र हैदराबाद में जिन्होंने सुसाइड किया था, उसके आत्महत्या के बाद स्मृति ईरानी जो मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय, बहुत ज्यादा विवादों में आया और स्मृति ईरानी को रिजाइन करना पड़ा। और उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर को ये मंत्रालय सौंपा गया और सोचा गया था कि बहुत ही एक्सपीरियंस मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, कुछ अच्छा करेंगे, और करा भी उन्होंने। प्रकाश जावड़ेकर ने बड़ा फैसला लिया, जो डिटेंशन पॉलिसी है उन्होंने उसके ऊपर फैसला लिया कि 5th से 8th के बीच में बच्चों को जो फेल हो जाते हैं उनको डिटेन नहीं किया जाएगा, उनको किया जाए या नहीं किया जाए ये राज्य सरकारों पर सौंप दिया गया, कि उनको लगा कि गलत है कि इतने छोटे बच्चों को पास फेल किया जाए। तो उनके फैसले की जो थी प्रशंसा भी की थी। लेकिन उसके बाद सीबीआई बोर्ड का जब पेपर लीक हुआ तो प्रकाश जावड़ेकर का जो मंत्रालय है वो बहुत ज्यादा विवादों में आया और उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर को जाना पड़ा। उसके बाद रमेश
पोखरियाल शिक्षा मंत्री बने और उनके नई शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय नीति थी, उनके कार्यकाल में भी इम्प्लीमेंट हुई। लेकिन उनके कार्यकाल में जो एक चर्चा ये रही कि ज़मीनी स्तर पर जो काम होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, वो बहुत धीमा पड़ गया। शायद वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई इस तरफ और यही कारण है कि उस समय उनके टेन्योर में देश के प्रमुख 5 आईआईटी ऐसे थे जिनके जो डायरेक्टरेट जो पद थे वो खाली पड़े थे और यही नहीं शिक्षा मंत्रालय के भी बहुत सारे पद खाली पड़े थे और इन सबको लेकर फिर उनको थोड़ी उनकी तबीयत खराब हो गई कोरोना टाइम में, वो कोरोना के शिकार हुए और स्वास्थ्य कारणों का देते हुए उनको जो है इस मंत्रालय से हटा दिया गया और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का नंबर आया और जैसा कि हमने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का कार्यकाल 2 बार वो शिक्षा मंत्री बने और दोनों बार सबसे लंबा समय धर्मेंद्र प्रधान ने ही बिताया। पहले जो दूसरा कार्यकाल था उसके बीच में 2019 में धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया गया और उसके बाद तीसरे कार्यकाल में बीच में धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया गया। लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया है और एक जेन जी जो खड़ा हुआ था उनके अगेंस्ट और जो डिमांड थी उसको लेकर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। और धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में भी कई विवाद सामने आए, स्पेशली एनसीईआरटी की किताबों के सिलेबस को लेकर के पिछले दिनों काफी विवाद सामने में आए, लेकिन वो थम गए, उसको ज्यादा आंदोलन का रूप नहीं दे पाए। लेकिन नीट का जो पेपर लीक हुआ उसने सरकार को हिलाकर रख दिया क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू था जो कहीं ना कहीं सरकार शायद गंभीरता से नहीं ले रही थी। सरकार को लगा कि हमने दोबारा नीट का एग्जाम करवा दिया, बहुत अच्छी तरह से करवा दिया तो मामला सुलझ गया। लेकिन बच्चे जो थे उनमें बहुत ज्यादा आक्रोश था क्योंकि पिछले कुछ समय से वो लगातार देख रहे थे कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पेपर लीक हो रहे हैं और हजारों लाखों जो युवा हैं उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, छात्रों से खिलवाड़ हो रहा है। और तभी जाकर इस आंदोलन ने जन्म लिया और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। और इन सब के बीच चर्चा ये भी है कि जैसा कि आपने बताया कि आरएसएस का जो कंट्रोल था शिक्षा मंत्रालय पर उसको काफी हद तक सरकार ने अपने हाथों में लिया है और काफी ज्यादा सजग है अब शिक्षा मंत्रालय को लेकर सरकार, क्योंकि उसने जो देखा है, जो गुस्सा देखा देश भर में। हालांकि ये बात अलग है कि ये जो छात्र आंदोलन था कहीं ना कहीं बीच में लगा कि हाईजैक हो गया, कुछ असामाजिक तत्व इसके बीच में घुसे, लेकिन उसके बावजूद बहुत छात्र ऐसे थे जिन्होंने संयम के साथ अपने आंदोलन को जारी रखा और सरकार को झुकना पड़ा और सरकार का झुकना एक बहुत ही अच्छा कदम था क्योंकि एक एक जो फेस ऑफ हो रहा था सरकार और छात्रों के बीच में, एक बहुत ही समझदारी का कदम था। सरकार ने भी लिया, छात्रों ने भी माना और बातचीत हुई, बातचीत के टेबल पे आए और ये आंदोलन खत्म हुआ। प्रहलाद जोशी जो अब नए अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, माना जा रहा है कि प्रहलाद जोशी एक बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। जी हाँ, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कर्नाटक के ये मंत्री हैं प्रहलाद जोशी और 2004 से प्रहलाद जोशी जो हैं कर्नाटक की जो एक धनवाड़ा सीट है, लगातार धारवाड़ सीट है, क्षमा कीजिएगा, वो लगातार 5 बार वहां से चुनाव जीत कर आ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि अपने क्षेत्र में कितने लोकप्रिय नेता हैं और काफी ये आरएसएस के क्लोज भी माने जाते हैं और इससे पहले ये संसदीय मामलों के मंत्री थे, तो बहुत ही सेंसिटिव और समझदार मंत्री भी हैं और सेंसिटिव मुद्दों पर इनका अच्छी जो किस तरह से एड्रेस करते हैं, अच्छी पकड़ मानी जा रही है। और इनके जो स्टडीज हैं, बीए के स्नातक रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन्होंने किया है, उसके बाद केएस आर्ट्स कॉलेज से इन्होंने स्नातक की डिग्री पूरी की है। तो पढ़े लिखे एक समझदार नेता को बनाया गया है जिसको पढ़ाई का भी अनुभव है और जो एक जनता का लोकप्रिय नेता भी और जनता की नब्ज समझता है, तभी उसको 5 बार अपने क्षेत्र से सांसद बनाकर लोकसभा भेजा गया है। तो इस समय प्रहलाद जोशी जो हैं वो नए शिक्षा मंत्री बने हैं और अब देखना यही है कि मोदी सरकार कितनी जल्दी एक सुलझा समझा हुआ युवा कहिए जो युवाओं के दिलों की बात जाने, बदलते समय की आवाज पहचाने, वो नए शिक्षा मंत्री को जो एक स्थायी शिक्षा मंत्री हो, जो समस्याएं आ रही हैं युवाओं के सामने उसको एड्रेस कर सके और जो बाकी के जो 3 साल बचे हैं मोदी सरकार के, कम से कम उम्मीद यही की जा रही है कि जो नया शिक्षा मंत्री बनाया जाए वो अपना कार्यकाल पूरी तरह से पूरा कर सके। तो दोस्तों, उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ये बहुत ही अहम विषय था और जो शिक्षा मंत्रालय है, जो हमारी देश की एजुकेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इसको कहीं से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो, क्योंकि लाखों करोड़ों छात्रों का भविष्य जो है इसी मंत्रालय के हाथ में टिका हुआ है।
उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।